हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। अगर आप में से किसी का भी बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये छोटे-छोटे पॉइंट हर व्यक्ति को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है बैंक में, और इसकी जानकारी नहीं होने पे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे शुरू करता हूँ। पहला जो सवाल है हमारे लिए, अगर बैंक अकाउंट में कम पैसे का ट्रांज़ैक्शन होता है तो उसका एसएमएस नहीं आता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप देखेंगे कि कई बार आपके बड़े ट्रांज़ैक्शन का तो एसएमएस आपके मोबाइल पे आता है, लेकिन छोटे जो ट्रांज़ैक्शन हैं, तो उसका एसएमएस नहीं आता है। तो इस ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें थ्रेशहोल्ड, ठीक है। अब इसका मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं, जैसे ये जो सवाल किए हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं कि 5,000, जैसे मैं एज्यूम कर लिया कि 5,000 से ऊपर का इनके पास ट्रांज़ैक्शन जो भी होता है उनका एसएमएस आता है। 5,000 से नीचे का जो ट्रांज़ैक्शन है उनका एसएमएस इनके पास नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो थ्रेशहोल्ड, तो ये थ्रेशहोल्ड को जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम सेट कर देता है। तो जैसे मैं अभी 5,000 मान के चल रहा हूँ, तो ये 5,000 पे सेट कर दिया। तो 5,000 पे सेट कर देने के बाद क्या होता है कि 5,000 से ऊपर का जो भी ट्रांज़ैक्शन है, उसका एसएमएस आएगा, लेकिन 5,000 से नीचे पे आपका एसएमएस नहीं आएगा, ठीक है? अब आपका कहना है कि नहीं, अगर हमारा ₹1 का भी ट्रांज़ैक्शन हो, तो उसका एसएमएस मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा कि आपका जो होम ब्रांच है, वहाँ पे जाइए, एक एप्लीकेशन आप ब्रांच मैनेजर के नाम से दीजिए कि हमारा थ्रेशहोल्ड को ज़ीरो किया जाए। उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ है, वो आपके थ्रेशहोल्ड को ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका ₹1 का भी ट्रांज़ैक्शन होगा, तो उसके बाद वो ट्रांज़ैक्शन का एसएमएस आपके मोबाइल पे आएगा, ठीक है? दूसरा सवाल है कि सर, फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्रेक करवानी है, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं रहता हूँ जहाँ पे मैं फिक्स्ड डिपॉज़िट ऑफ़लाइन ओपन करवाया था। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ, ये जो प्लेस है, ये मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये पहले चेन्नई में थे। मतलब जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि चेन्नई में थे, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, और वहाँ पे इन्होंने ऑफ़लाइन फ़िक्स्ड डिपॉज़िट ओपन करवाया था, और अभी इनकी पोस्टिंग कोलकाता हो गई है। अब ऐसे में इनको अपना फ़िक्स्ड डिपॉज़िट ब्रेक करना है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे में करना क्या है आपको? ऐसे में सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, तो आप नेट बैंकिंग से अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, तो आप नेट बैंकिंग से अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप जहाँ भी पोस्टिंग गए हैं वहाँ पे नज़दीकी ब्रांच में। अच्छा, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, तो आप वहाँ के जो भी नज़दीकी, मतलब जैसे मान के चल रहा हूँ कि एसबीआई बैंक में आपका एटी मतलब अकाउंट है, तो आपके जो भी नज़दीकी एसबीआई ब्रांच है, वहाँ पे जाइए, वहाँ के ब्रांच मैनेजर को ये एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा जो एफडी है, उसको ट्रांसफ़र करवाना है। जब आप उनको मैसेज देंगे, वो मैसेज उनको प्राप्त होगा, तो वो जो है ऑफ़िशियल जो उनका आईडी ईमेल है, उससे वो, जैसे कोलकाता में पोस्टिंग हुआ, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, तो वो चेन्नई में ईमेल करेंगे, ठीक है? और जैसे ही चेन्नई ईमेल करेंगे, वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है, वो ईमेल को रिसीव करता है, वो सेम डे प्रोसेस करके आपका जो एफडी है, वो कोलकाता ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद फिर आप इसे चाहे तो यहाँ से आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा जो सवाल है, मेरा मोबाइल नंबर किसी अनजान अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ये प्रॉब्लम जनरली तब आती है जब आप नया सिम लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप नया सिम लिए, हो सकता है जो सिम आपको मिल रहा हो, वो नंबर, वो पहले से किसी बैंक में रजिस्टर हो, क्योंकि वो नंबर किसी और का हो, वो बंद हो गया हो, तो वो सिम आपको मिल गया होगा। तो ऐसे में क्या है कि वो किसी के अकाउंट में पहले से रजिस्टर है, तो अब क्या है कि बैंक वाले को तो पता नहीं है कि सिम दूसरे आदमी के पास चला गया, तो जैसे ही ये सिम ऑपरेट होता है, या जो भी तरह का मैसेज है वो आपको आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इसमें प्रॉब्लम क्या-क्या आ सकता है? प्रॉब्लम आ सकता है, अननोन एसएमएस आएगा, अननोन कॉल्स आएँगे, या हो सकता है अगर आपके नंबर से कोई यूपीआई पेमेंट कर रहा हो, तो चांसेस है कि उसके पास भी जा सकते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? तो ऐसे में हमें करना क्या है कि भाई, ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन देके इसका अपने प्रॉब्लम
वो बताना है। अगर वहाँ सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमें एसबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके इसके बारे में जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे कंप्लेन करना है। 99% चांस है कि यहाँ से वो सॉल्यूशन 2 से 3 दिन में हो ही जाता है। अगर फिर भी ये नहीं होता है, यहाँ से नहीं होता है, तो एक है बैंकिंग लोकपाल। आप यहाँ जा सकते हैं, और बैंकिंग लोकपाल में क्या है कि यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब चौथा सवाल क्या है, क्या कोई और मेरे बैंक में केवाईसी करा सकता है या मोबाइल नंबर चेंज करा सकता है? तो अगर इसका मैं जवाब दूं तो एक लाइन में कहूंगा नहीं, कोई भी आपके बिहाफ में बैंक में जाकर आपका केवाईसी या मोबाइल नंबर चेंज नहीं करा सकता है। पांचवा जो सवाल है, म्यूचुअल फंड विड्रॉ पर कितना टैक्स लगता है? ठीक है, म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर टैक्स निवेश की अवधि और फंड पर निर्भर करता है। जैसे इक्विटी है, तो इक्विटी पे क्या है कि लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ है तो इस पे लगेगा 15%। ठीक है, 15% क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और अगर मोर देन 12 मंथ, ठीक है, इस पे लगेगा 10%। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये है इक्विटी के लिए। ठीक है, अब अगर यही आपका डेप्ट में आ जाते हैं, डेप्ट में, तो डेप्ट में क्या है, कितना लगेगा, अगर लेस देन 36 मंथ आपकी इनकम स्लैब के अनुसार, और अगर ये है मोर देन 36 मंथ, तो इसमें लगेगा आपको 20%। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने आपको इक्विटी में बताना भूल गया कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% है, और इसमें आपको 1 लाख रुपया तक प्रॉफिट पे एग्जेम्प्ट है। जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें 1 लाख रुपया तक एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सवाल है कि अगर म्यूचुअल फंड में सालाना रिटर्न 14% मिल रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पे 10% हमसे टैक्स ले लिया जा रहा है, तो हमें इन्वेस्ट करने पे क्या फायदा मिलेगा? ठीक है, अच्छा सवाल है ये कि जब आपसे 10% ले ही लिया जा रहा है और 14% साल का मिल रहा है, तो हम 4% के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें? ठीक है, का गेन हो रहा है तो 14% का 10% लिया जाएगा, यानी कि 1.4%, यानी कि 14% आपको प्रॉफिट हुआ था, इसमें से 1.4% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लिया जाएगा, यानी कि 12.6% का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे दर्शकों का सवाल था मैंने उसको अच्छे से बताने का कोशिश किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।